वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 22। फाई ने फिक्र जताई कि क्या वेयो सच में ठीक है। वेयो ने अपनी छोटी कजिन को भरोसा दिलाया कि वो अब ठीक है। वेयो की सुरक्षा के लिए उसके सभी कजिन्स साथ सफर कर रहे थे। उसे पता था कि हॉस्पिटल से अकेले निकल पाना नामुमकिन था, जहां उसके पिता के कहने पे पुलिस ऑफिसर्स हर वक्त उसकी सेफ्टी के लिए तैनात थे। इसी वजह से उसने अपनी कजिन्स की मदद ली ताकि हॉस्पिटल से निकल सके और ब्लू को बचाने के मिशन में शामिल हो सके। वेयो को एहसास था कि उसके पिता को अब तक उसके एस्केप की खबर मिल चुकी होगी, लेकिन ये उसकी लापरवाही नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था अगर उसके पिता भी 7 कदम बढ़ाते तो शायद क्रिमिनल सतर्क हो जाते। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और सभी की निगाहें उस सिग्नल पर थी जो काफी देर से एक ही जगह रुका हुआ था। ये वही डिवाइस था जिसे वेयो ने प्रिंसेस कैथरीन को हमेशा पहनने के लिए दिया था। स्टीयरिंग पर बैठी एपो ने चिंता जताई कि सीधा फॉरेस्ट में जाना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। सिग्नल पहले बंद किया गया था। इसका मतलब साफ था कि क्रिमिनल्स को इसके बारे में पता था, लेकिन बस एक रात बाद ही उसे फिर से चालू किया गया। इसलिए वे सब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते थे। उन्हें एक पक्का प्लान चाहिए था। वेयो की बेचैनी और परेशानी देखकर उसके कजिन्स ने उसे अकेले रिस्क उठाने नहीं दिया। अगर कुछ होता तो जिम्मेदारी सबकी बराबर होती। वेयो ने कजिन्स को साफ कहा कि भले ही ये ट्रैप हो, लेकिन वो चुप नहीं बैठ सकती। ब्लू को और खतरे में अकेला छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। अगर जिस इंसान से वो प्यार करती है उसे प्रोटेक्ट न कर पाए तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उसने वादा किया कि वो सावधानी और समझदारी से ही कदम उठाएगी। वेयो ने फाई की तरफ देखा, जो इस तनाव भरी सिचुएशन में भी मुस्कुरा रही थी। फाई ने कहा, आखिरकार वेयो ने मान ही लिया कि वो ब्लू से प्यार करती है। फिर उसने बाकी कजिन्स की रिएक्शन को परखा, जिन्होंने पहली बार ये कन्फेशन सुना था। एपो के अलावा बाकी किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, शायद इसलिए कि वे पहले से जानते थे कि ये वेयो का पहला सच्चा प्यार है। वेयो ने एक्सेप्ट किया कि ब्लू उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से वो किसी भी रिस्क के लिए तैयार है। एपो ने कहा कि उसे वेपन चलाना नहीं आता, लेकिन वेयो उसकी ड्राइविंग पर भरोसा कर सकती है। बाकी कजिन्स ने तुरंत कहा कि वो उसे कवर करेंगे। वेयो ने अपनी कजिन्स की तरफ गहरी ग्रेटिट्यूड के साथ देखा, उनकी मदद और अनकंडीशनल प्यार के लिए। उसने सबको थैंक्स कहा कि वे इस मिशन में अपनी जान रिस्क करने को तैयार हैं। उस पल वेयो ने खुद से एक वादा किया, अब वो किसी और को अपनी जान कुर्बान नहीं करने देगी और न ही किसी अपने को फिर से रिबल्स के हाथों खोएगी। वहीं दूसरी तरफ किंग आर्थर ने वटित से पूछा कि क्या कोई अपडेट मिला है। जवाब में बताया गया कि जैसे ही प्रिंसेस ब्लू की लोकेशन कंफर्म होगी, तुरंत रीइंफोर्समेंट्स भेज दी जाएंगी। कैरल ने चिंता जताई। वेयो को गए कई घंटे हो चुके थे और अब तक न उसका कोई पता चला था, न ही ब्लू का। जैसे जैसे रात गहराती जाएगी, उन्हें ढूंढना और मुश्किल होता जाएगा। अब तक न थाई अथॉरिटीज और न ही मैडलिन के एजेंट्स को रिबेल्स का कोई सुराग मिला था। उसी वक्त वटित ने खबर दी कि वेयो ने क्रिमिनल्स के हाइडआउट की कोऑर्डिनेट्स भेज दी है। तुरंत वहां फोर्सेस मोबिलाइज करनी होगी ताकि जगह को घेरा जा सके और बाकी रेबल्स को पकड़ा जा सके। कैरल ने कहा कि वो खुद रेस्क्यू मिशन में जाना चाहता है, लेकिन वटित ने साफ किया कि कैथरीन पहले से खतरे में है और अगर कैरल भी एक्सपोज्ड हो गया तो काम और मुश्किल हो जाएगा। किंग आर्थर ने एंटोनी पर भरोसा जताया कि वो थाई पुलिस के साथ ब्लू के रेस्क्यू मिशन पर जाए। उन्होंने कहा कि अगर एंटोनी सच में हेनरी की साजिश में शामिल नहीं है तो यही उसका मौका है खुद को साबित करने का। एक पिता और मैडलिन के अथॉरिटी फिगर के तौर पर उन्होंने फैसला एंटोनी पर छोड़ दिया कि वो इस स्थिति को कैसे संभालना चाहता है। एंटोनी ने स्वीकार किया कि प्रिंस कैरल और किंग के लिए उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन उसने वादा किया कि अगर सचमुच हेनरी ने गद्दारी की है तो वो मैडलिन के कानूनों के मुताबिक उसे सजा देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने बेटे के खिलाफ सबसे कठोर कदम ही क्यों न उठाना पड़े। सीन चेंज होता है। ग्रेस ने हेनरी से पूछा कि क्या हेलेना मिली। हेनरी ने बताया कि उसने अपने लोगों से सर्च करवाया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ग्रेस ने कहा कि लगता है मौका मिलते ही वो भाग गई। ऐसी लो क्लास और डरपोक लड़की कभी प्रिंसेस नहीं बन सकती थी। उसने आगे जोड़ा कि अभी के लिए उसे भूल जाओ, क्योंकि पहले वेयो और ब्लू का काम खत्म करना है, फिर हेलेना के लिए भी वक्त होगा। ग्रेस ने ठान लिया था कि अब मेन प्लान पर ध्यान देना है। पुरानी पहचान के कारण
उसे कैथरीन पर आने वाले इस सख्त अंजाम के लिए थोड़ा अफसोस था, लेकिन कैथरीन को किंग ऑलरिक के पापों की सजा मिलनी ही थी। सैमुअल ने सूचना दी कि उनके लोगों ने इलाके में एक अजीब कार देखी है। उसे शक था कि वेयो आ चुकी है और मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। ग्रेस ने तुरंत कैथरीन को खींचकर उठाया और कहा कि बस थोड़ी देर और, जल्द ही वो इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। ग्रेस ने ऊंची आवाज में पुकारा कि उसे पता है वेयो यहीं है। उसने कहा कि अगर इतनी दूर आ ही चुकी हो तो कायर की तरह छुपना बंद करो और आकर अपनी प्रिंसेस को बचाओ। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी जब उसने प्रिंसेस को कैबिन से बाहर घसीटा और खुले में खड़ा कर दिया ताकि शिकार आसानी से ट्रैप में फंस जाए। ग्रेस को पूरा विश्वास था कि जिससे वो मिलना चाहती है वो यहीं आसपास है। दूर से छुपके देख रही फाई घबराकर बोली कि वेयो अभी नहीं जा सकती, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन वेयो ने साफ कहा कि वो और रुक नहीं सकती और चाहे कुछ भी हो, अगर रीइंफोर्समेंट्स नहीं आती तो बेहतर होगा कि वो लोग उसका पीछा न करें। एपो ने विरोध किया और कहा कि वेयो को बैकअप का इंतजार करना चाहिए। वेयो ने दृढ़ता से कहा कि उसे पूरा यकीन है ब्लू को उसे टारगेट करने के लिए लाया गया है और अगर पुलिस फोर्स के साथ हमला किया तो ब्लू खतरे में पड़ जाएगी। उसकी आवाज में हिम्मत थी और कैथरीन के लिए गहरा प्यार साफ झलक रहा था। अब उसे मौत का कोई डर नहीं रहा। ग्रेस को प्रिंसेस को चोट पहुंचाते देख वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कैथरीन को जमीन पर धकेल दिया गया था। उसके हाथ मोटी रस्सियों से बंधे थे जिससे उसकी कलाई छिल चुकी थी। उसकी आंखों पर पट्टी कसकर बांध दी गई थी ताकि वो अपने आसपास कुछ देख न सके। उसके कोमल होंठ कसकर बंधे कपड़े से दबे हुए थे जिससे उसके चेहरे पर लाल निशान पड़ गए। वो बोल नहीं सकती थी, मदद के लिए चिल्ला नहीं सकती थी। दूर खड़ी वेयो ने कैथरीन की हालत देखी और उसके दिल में दर्द और गुस्सा भर गया। जिसने भी उस औरत को चोट पहुंचाई थी, जिसे वो प्यार करती थी, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वेयो ने मन ही मन कसम खाई कि वो ये तकलीफ 100 गुना बढ़ाकर लौटाएगी। ग्रेस ने सब्र खोते हुए कहा कि वो 3 तक गिनेगी और अगर वेयो सामने नहीं आई तो ब्लू को तुरंत मार डालेगी। तभी वेयो की आवाज आई कि मैं यहीं हूँ, गिनती पे टाइम वेस्ट मत करो। अंधेरे से बाहर निकलकर लेफ्टिनेंट वेयो रिबेल्स के सामने खड़ी हो गई। उसने नोटिस किया कि अब रिबेल्स का ग्रुप कमजोर पड़ चुका था। हेनरी के कुछ ही फॉलोअर्स बचे थे, बाकी पहले ही पुलिस की एम्बुश में पकड़े जा चुके थे। ग्रेस और हेनरी के साथ सिर्फ 3-4 हथियारबंद आदमी खड़े थे। ग्रेस ने कहा कि आखिरकार वेयो मरने की हिम्मत लेकर यहाँ आ ही गई। वेयो ने दृढ़ता से कहा कि मरोगे तुम रिबेल्स, ब्लू और मैं जिंदा बाहर जाएंगे। ग्रेस ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया कि जितना बोलना है बोल लो, ट्रिगर दबाने के बाद तुम्हारी जुबान नहीं चलेगी। वेयो ने कहा अगर ब्लू तक पहुंचना है तो पहले उसकी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ग्रेस ने तंज कसा कि फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे बाद ब्लू की बारी है। ग्रेस मुस्कुरा उठी। उसकी बंदूक कैथरीन पर तनी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा उसने सोचा था। यही वो दिन था जिसका उसने जिंदगी भर इंतजार किया था। वो दिन जब उसका परिवार डिलेना मुनार्की से ऊपर खड़ा होगा। यहाँ तक कि किंग आर्थर, जो अपनी बेटी खोने वाले थे, ग्रेस के तय किए भाग्य को बदल नहीं सकते थे। हेनरी ने कहा कि अगर वो कुछ करने वाली है तो अभी फैसला करे, क्योंकि पुलिस जल्द ही पहुंच जाएगी। ग्रेस ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा। हेनरी ने आगे कहा कि अगर ग्रेस ने उन्हें जल्दी नहीं मारा तो वो ये काम खुद कर लेगा। उसी समय गोली की आवाज गूंज उठी। हेनरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और कंधे में अचानक उठे दर्द ने उसे झकझोर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी लवर उस पर गोली चला देगी। ग्रेस पर किया भरोसा ही उसे समय पर रिएक्ट करने से रोक गया। जब उसने ग्रेस की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि ग्रेस अपना कंट्रोल खो रही है। ग्रेस ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मेरे बदले के बीच मत आना। उसने प्लान किया कि वो खुद उन्हें मारेगी और जो भी उसे चुनौती देगा उसे भी मार डालेगी। वेयो ने तेजी से हालात का अंदाजा लगाया। अब गेम उसकी तरफ झुक रहा था। हेनरी घायल था और ग्रेस पूरी तरह अनस्टेबल थी, लेकिन अभी भी चारों ओर हथियारबंद दुश्मन खड़े थे और हर कदम सोच समझकर रखना था। ग्रेस ने कहा कि वेयो अब तुम्हारी बारी है। उसने ब्लू की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है। कैथरीन ने कमजोर आवाज में कुछ कहना चाहा, लेकिन ग्रेस ने हंसते हुए कहा कि मैं भूल गई कि तुम अभी बोल नहीं सकती। उसने तंज कसा कि ब्लू जल्द ही उस इंसान को खोने वाली है जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी गोली चली और सीधा निशाने पर लगी। वटित की टीम बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच गई थी। ग्रेस का हाथ घायल हो गया
और चोट के इम्पैक्ट से वो लड़खड़ा गई। उसी मौके का फायदा उठाकर वेयो ने एक और क्रिमिनल पर गोली चलाई, जो उसकी तरफ निशाना साध रहा था। वो गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ी और प्रिंसेस कैथरीन तक पहुंच गई, जो ग्रेस से बस कुछ दूरी पर थी। एंटोनी की मजबूत आवाज कमरे में गूंज उठी जब उसने कहा, रुक जाओ हेनरी। उसके साथ मैडलिन की फोर्सेस भी थी, जो थाई पुलिस के साथ मिलकर रेबल ग्रुप को पकड़ने आई थी। एजेंट्स की गिनती इतनी थी कि अब क्रिमिनल्स का पकड़ा जाना तय था। हालात साफ थे। ग्रेस और उसके साथी घिर चुके थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन घायल हेनरी ने हार नहीं मानी। आखिरी कोशिश में उसने प्रिंसेस कैथरीन को पकड़ लिया ताकि कोई उस पर गोली न चला सके। उसने चिल्लाकर चेतावनी दी कि कोई पास मत आना। अगर कोई पीछे आया तो वो उसे गोली मार देगा। वेयो ने कहा कि गन नीचे रखो और सरेंडर कर दो। अब बस दो क्रिमिनल बचे थे, ग्रेस और हेनरी। बाकी सब पहले ही सरेंडर कर चुके थे। हेनरी आखिर तक ग्रेस के लिए वफादार रहा। उसने एंटोनी के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर दिया और ठान लिया कि ग्रेस और प्रिंसेस को साथ लेकर भागेगा। उसने अपने फादर से कहा कि वो अब पीछे नहीं हट सकता। वैसे भी उसे अब मौत की सजा मिलेगी। एंटोनी ने जवाब दिया कि अगर ये तुम्हारी किस्मत है तो डिग्निटी से उसे एक्सेप्ट करो। ग्रेस ने हेनरी पर चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। इंतजार किस बात का है? हेनरी ने हिचकिचाकर कहा, लेकिन वो मेरे पापा हैं। ग्रेस ने उसे अपमानित किया कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा और इसी वजह से वो कभी अपने पापा को प्राउड नहीं करा सका। हेनरी ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा। ग्रेस ने हेनरी को उकसाना जारी रखा और कहा, इतना आसान काम और उसमें भी फेल। तुम कमजोर और पूरी तरह बेकार हो। गोली चली। गुस्से से भरे हेनरी ने घूमकर एंटोनी पर फायर किया। ग्रेस उसे मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रही। हेनरी को वही सुनना पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, वीक और यूजलेस। ये शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। ग्रेस का प्यार उसे सच्चा लगता था, लेकिन उसी प्यार ने उसे हमेशा दबाव में रखा और उसके डर का फायदा उठाया। एंटोनी ने बिना हिचकिचाए हेनरी को अपनी ही गोली से खत्म कर दिया। वेयो ने एंटोनी की लॉयल्टी और उसका अटल फैसला देखा, लेकिन ग्रेस का पागलपन अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब उसके पास कोई प्रोटेक्टर नहीं बचा था। फिर भी जब तक प्रिंसेस कैथरीन बंधक थी, हालात खतरनाक ही बने हुए थे। वेयो बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा सकती थी। उसे बस ग्रेस का पीछा करना था, जो सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वेयो ने कहा, ग्रेस, सरेंडर कर दो। ग्रेस ने चिल्लाकर कहा कि मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगी। वेयो ने समझाया कि हेनरी मर गया। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी। ग्रेस ने कोल्डली कहा कि यह उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो इतना बेवकूफ था कि प्यार के लिए मर गया तो मेरी गलती नहीं। ग्रेस के लिए हेनरी की कुर्बानी की कोई कीमत नहीं थी। वेयो ने कहा कि जो लोग प्यार को बेवकूफ़ी समझते हैं, उन्होंने कभी किसी से सच में प्यार किया ही नहीं। ग्रेस ने चीखकर पूछा कि तुम खुद को समझती क्या हो, जो मुझे लेक्चर दे रही हो? वेयो ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ, जो ब्लू से बेइंतहा प्यार करती है। ग्रेस ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन वेयो ने दोहराया कि प्यार बिना किसी बदले की उम्मीद के होता है। ग्रेस ने गोली चलाई, जो वेयो के पैर को छूकर निकल गई। ये वार्निंग शॉट ही सही, लेकिन अब वेयो को यकीन हो गया था कि प्यार ही वो ट्रिगर वर्ड था जिसने ग्रेस को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। उसकी जलन प्रिंसेस कैथरीन से थी, उस प्रिंसेस से जिसे सब प्यार करते थे। वेयो ने कहा कि ग्रेस, तुम कहती हो ब्लू और मेरा प्यार पैथेटिक है, लेकिन सच तो ये है कि जिसने कभी किसी के प्यार की कदर ही नहीं की, वो उस शब्द का असली मतलब कभी समझ ही नहीं सकता। ग्रेस गुस्से में चिल्लाई, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। ग्रेस ने प्रिंसेस कैथरीन को जमीन पर धक्का दिया और वेयो पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वेयो ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था, लेकिन एक गोली उसके हाथ में लगी और वो लड़खड़ा गई। उसी झटके में उसकी गोली का रुख बदल गया और सीधा ग्रेस के पेट में जा लगा। ग्रेस तुरंत गिर गई और लेफ्टिनेंट भी जमीन पर ढह गई। इसी बीच प्रिंसेस कैथरीन ने खुद को रस्सियों से छुड़ाया। उसने अपनी आंख और मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया और थकी हुई हालत में खड़े होने की कोशिश की। कैथरीन ने थकान को अनदेखा किया और वेयो की तरफ दौड़ी। वेयो पूरी ताकत से चिल्लाई, ब्लू सावधान। उसने देखा कि प्रिंसेस कैथरीन उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन गले लगाने से पहले ही गोलियों की आवाज गूंज उठी। कई गोलियां प्रिंसेस के शरीर को चीर गई और वो तुरंत गिर पड़ी। खून उसके जख्मों और होठों से बहने लगा। ग्रेस की पागल हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने अपना आखिरी मौका लिया और कैथरीन पर पूरी मैगजीन खाली कर दी।
लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, एजेंट्स ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। ग्रेस की हंसी उसी पल थम गई जब उसका शरीर जमीन पर बेजान गिर पड़ा। वेयो जमीन पर रेंगती हुई घायल और कमजोर हालत में प्रिंसेस तक पहुंची। उसने बड़ी मुश्किल से प्रिंसेस के खून से लथपथ शरीर को थामा, लेकिन कैथरीन में अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उसे छू सके। वेयो ने कहा कि मुझसे बात करो, लेकिन सन्नाटा ही जवाब बना। वेयो की आवाज टूटकर चीख में बदल गई। कुछ देर बाद मेडिकल टीम पहुंची और पूरी ताकत से प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करने लगी। मिनट लंबे खिंचते गए, जैसे वक्त थम गया हो, मगर न पल्स लौटी न सांसें। न कोई चमत्कार हुआ, न किस्मत ने साथ दिया। आखिरकार डॉक्टर ने भारी मन से कहा, प्रिंसेस कैथरीन अब इस दुनिया में नहीं रही।